हेलो क्लास 10th। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चैप्टर चल रहा है ऐसा इसलिए मैंने बोला क्योंकि लास्ट जो दो वीडियो थी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड उसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया था। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, खाली नंबर को शो करने से कि भाई 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे, बिना स्किप करके देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज डीएनए, गिव इट्स कंपोजिशन। डीएनए क्या होता है और डीएनए की कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन से मतलब है कि भाई डीएनए किस चीज के मिलने से बना हुआ है, दो चीजों के मिलने से बना या तीन से या चार से, जो भी, तो उसको कंपोजिशन करके नाम यहां पर डाला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं डीएनए क्या है। फर्स्ट नंबर पर आपको इसकी फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है। क्या बोलते हैं डीएनए को? डीएनए मींस डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये एक हेरिडिटी मटेरियल है। इस बात का मतलब क्या है? पेरेंट्स से जो बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, कैरेक्टर मतलब जो जीन ट्रांसफर होते हैं, अब वो जीन एक्चुअल में कहां है सोचिए आप। या आप सिंपल ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई जीन जो है ना, जब काफी सारे जीन एक सीक्वेंस में जुड़े होते हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं? डीएनए बोल रहे हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए अलग अलग तरीका है अपनी बात को कहने का, कि स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। क्लियर, सिंपल है। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए इज अ डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड विच एक्ट एज अ हेरिडिटी मटेरियल। मतलब क्या है इस बात का? कि भाई पेरेंट्स से जो बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो उस चीज के लिए एक नाम आता है कि डीएनए ही है वो चीज। डीएनए को लेकर बहुत वाद विवाद चल रहा था काफी समय पहले कि भाई डीएनए ट्रांसफर होता है या प्रोटीन ट्रांसफर होती है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। इसलिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने एविडेंस दिए, अपने अपने प्रूफ दिए, कुछ प्रैक्टिकल्स करके दिखाए कि भाई ये चीज जा रही है, ये चीज ट्रांसफर होती है। उसने कहा नहीं। कुल मिलाकर फाइनली एक रिजल्ट आया कि भाई डीएनए ट्रांसफर होता है। तो हेरिडिटी मटेरियल कौन? डीएनए। ठीक है, हेरिडिटी जब यूनिट बोलते हैं तो वहां पर आप जीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट सेगमेंट जो है ना डीएनए का, उसको जीन कहते हैं। या आप ऐसा बोल दीजिए कि जीन्स के मिलने से क्या बनता है? डीएनए बनता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई क्रोमोसोम कहां गया? क्रोमोसोम का तो जिक्र नहीं किया आपने कह दिया कि भाई कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसमिशन होता है, सारी बात खत्म हो गई। लेकिन क्रोमोसोम का नाम नहीं आया। भाई एक बात सोचिए, क्रोमोसोम इज इक्वल टू में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन कैरेक्टर को कोड नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल में तो डीएनए भी कोड नहीं कर रहा है, पर डीएनए जिस चीज के मिलने से बना हुआ है ना, जो डीएनए की पर्टिकुलर यूनिट है, एक इकाई है, वो जीन है। तो एक जीन एक आदत को कंट्रोल करता है, एक जीन मतलब एक कैरेक्टर को कोड करता है। क्लियर? और ऐसे बहुत सारे जीन होते हैं। जो कैरेक्टर हम देखते हैं ना कि भाई बच्चों के कैरेक्टर पेरेंट्स से मैच कर रहे हैं या दादा दादी से मैच कर रहे हैं या किसी भी फैमिली मेंबर से मैच कर रहे हैं, तो वो मैचिंग क्या है? तो कोई चीज है ना जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है ना, तो वो चीज क्या होती है? डीएनए होता है। वो किसी भी दो व्यक्ति का डीएनए सेम नहीं होता है। तो आई थिंक आपको काफी सारी चीजें पता चल गई हैं। तो खैर फिलहाल तो आपको याद रखना है कि डीएनए क्या है। तो डीएनए की सबसे पहले फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल। जिस बात का मतलब क्या है कि कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है एक से दूसरी जनरेशन में, वो डीएनए के बेस पे ही होता है। मतलब डीएनए ट्रांसफर होता है, सिंपल शॉर्ट में लाइन। प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होती है, ना ही हम ये बोल सकते हैं कि भाई क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन, और प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होती है। इस बात को प्रैक्टिकली साबित किसने किया था? हार्शे एंड चेज। ये वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को प्रैक्टिकली साबित करके बताया कि भाई डीएनए ट्रांसफर होता है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इस चीज में जुड़े हुए थे, लेकिन फाइनली इनका रिजल्ट जो है वो एक्सेप्ट किया गया। आगे चलते हैं, डीएनए की कंपोजिशन क्या है? डीएनए किस चीज के मिलने से बना हुआ है? देखिए यहां पर तीन नाम आते हैं, एसिड, शुगर और बेसिस। एसिड कौन सा? फास्फोरिक एसिड, H3PO4। मैं लिख देता हूं यहां पर इसको, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, सेकंड शुगर, और थर्ड बेसिस। शुगर कौन सी? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, कौन सी शुगर?
डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब बेसिस कौन से? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, इनके बल्कि शॉर्ट में सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं, ATGC। ठीक है, ये 4 तरह के बेसिस होते हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं। क्लियर? 4 बेसिस नहीं होते, 4 तरह के बेसिस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विल जियोग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन स्पीसीएशन ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीसीज? देखिए, जियोग्राफिकल आइसोलेशन को हम मान सकते थे, लेकिन क्या है, यहां पर लिखा हुआ है सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीसीज। वाई और वाई नॉट? तो सबसे पहले क्लियर कट आंसर सुनते हैं, वाई। इसका सही आंसर जो है वो है नो। ठीक है, ऐसा क्यों भाई? जियोग्राफिकल आइसोलेशन जो है वो मेजर फैक्टर है, लेकिन किसमें? क्रॉस पैटर्न के बेस पे। लेकिन यहां पर जिक्र किसका किया जा रहा है? सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीसीज का। और सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लांट है ना, एक ही प्लांट के एक ही फूल के अंदर जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो भी सेल्फ पॉलिनेशन लिस्ट में आता है। या फिर उसी प्लांट पर एक फूल के अंदर से जब मेल गैमेट है ना, मेल गैमेट ऐसा नहीं बोल सकते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो पोलन ग्रेन निकलता है और उसी प्लांट बॉडी पर जो दूसरा फूल है, उस फूल के अंदर जो कार्पल है, कार्पल के अंदर जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा तक जब पहुंच जाता है तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है। तो इसमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन कहां से आ गया? नहीं ना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जियोग्राफिकल आइसोलेशन वाला केस अटैच होता है, लेकिन कब? जब क्रॉस पैटर्न की बात चल रही है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन की बात चलती है या क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज की बात चलती है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीसीज में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर क्या है? नो। वाई नॉट? ये सारी लाइनें, ठीक है ना, ये सभी लाइन्स आपको आंसर में डाल देनी, तो वाई नॉट कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टिंग में नो बता देंगे आप कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Why sexual reproduction considered to be superior to asexual in terms of evolution? Evolution के रेस्पेक्ट में सेक्सुअल मेथड और असेक्सुअल जो मेथड है, इनमें कौन बेस्ट है ना? सिंपल सी बात, थोड़ा सा मैंने लाइन चेंज कर दी है। अगर आप एग्जैक्ट लाइन देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंसिडर किया जा रहा है सुपीरियर, ज्यादा महत्व दिया जाता है ना, टू असेक्सुअल मतलब असेक्सुअल से कंपेयर कर दिया इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले हम इवोल्यूशन को क्लियर करेंगे कि भाई इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है, सिंपल बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बदलाव, चेंज। अब चेंज एकदम से तो नहीं आता है, कोई भी काम हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं या जैसे मान लीजिए मैं वीडियोस के जरिए आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चंस की सीरीज बना रहा हूं या जो भी इस तरह से, तो अगर हमारे चैनल पर आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे, कंट्रोल, जहां तक मुझे याद आ रहा है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के हार्मोन्स को लेकर शायद पहली वीडियो थी, तो उस वीडियो को अगर आप आज की लेटेस्ट वीडियो से कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको काफी चेंज मिलेगा। पर चेंजेस एकदम से नहीं आता है, चेंजेस आने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है ना, तो सिंपल बात ये कि इवोल्यूशन क्या है, मतलब बदलाव, चेंजेस, जो थोड़े समय में नहीं आता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू उस काम को करते रहते हैं, है ना, तो उसमें धीरे 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 बदलाव आना शुरू होता है एक टाइमिंग के बाद। ऐसे यहां पर जो टर्म जुड़ी हुई है इवोल्यूशन, जो आपके हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर है, तो उसमें क्या कहा जा रहा है इस डिफाइन के अंदर कि इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंजेस, क्रम से आने वाले बदलाव, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रजाति बदल जाती है। जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन, भाई अफ्रीकन ऐप से जैसे कहा जाता है ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है कितने टाइम में, 2 साल में, 4 साल में, 150 साल में? नहीं, ऐसा नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से भी ज्यादा लग जाते हैं, है ना। तो कोई भी प्रजाति जो है उसमें बदलाव आता है, ये बात फिक्स है। अब होता क्या है ना कि जैसे ट्रैक होता है बदलाव, चेंजेस का जो ट्रैक होता है, उस चेंजेस के ट्रैक पर हर एक व्यक्ति, हर एक स्पीसीज कंटिन्यू नहीं रह पाती है, और जो कंटिन्यू रह जाती है, जो टिक जाती है, तो उसमें बदलाव हो जाता है, 101% हो जाता है। कोई टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, कोई चैप्टर आपको लग रहा है, वैसे ऐसा नहीं होगा। अगर लगता है आपको कोई चैप्टर हार्ड तो आप मुझे प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई इवोल्यूशन में कंटिन्यूएशन बहुत मायने रखती है किसी भी चीज के अंदर, क्लियर। तो धीरे धीरे करके क्या बदलाव आता रहता है। तो ये तो मैंने आपको कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा डेली लाइफ से अटैच कर दिया है इस एग्जांपल को, इस टॉपिक को।
अदरवाइज क्या है, इवोल्यूशन मतलब एक वो प्रोसेस जिसमें लगातार बदलाव होता है, और जब कोई बदलाव किसी स्पीसीज में कंटिन्यू बना रहता है कई सौ साल, कई सौ जनरेशन तक, कई हजार जनरेशन तक बना रहता है, तो एक समय के बाद वो जो फाइनल रिजल्ट होता है वो पुराने स्टार्टिंग वाले पॉइंट से बिल्कुल अलग होता है। तो हम क्या बोलते हैं उसको, स्पीसिएशन। एक और क्वेश्चन कवर हो गया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के जरिए करीब 2-3 क्वेश्चन आ गए अभी अभी में, है ना। तो स्पीसिएशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, पुरानी उपस्थित प्रजाति से नई प्रजाति का जन्म होना। पर कैसे, 2, 4, 20, 50 जनरेशन में नहीं होता, कई सौ, कई हजार जनरेशन पास आउट हो जाती हैं, तब जाकर प्रजाति में बदलाव आ पाता है। अब बहुत सी प्रजाति इवॉल्व भी नहीं हो पाती हैं, जैसे डायनासोर के रेस्पेक्ट में बहुत सारी थ्योरी है, अलग अलग साइंटिस्ट का हर एक का अपना अपना व्यू होता है किसी भी काम को लेकर। तो ऐसे डायनासोर के रिस्पेक्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है कि भाई नहीं, वो तो टर्मिनेट हो गया ना, उनका इवोल्यूशन ही है। कुछ का कहना है कि भाई नहीं, इवोल्यूशन हुआ है ना, जैसे कि कोमेडो ड्रैगन या हम्पवेल, ऐसे मतलब कुछ एग्जाम्पल से इसे अटैच किया जाता है। तो बहुत होते हैं, बहुत सी प्रजातियां जिनका इवोल्यूशन नहीं हो पाता, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आई थिंक आपको इवोल्यूशन टर्म बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल, इसमें कंपेयर करके चलना है ना, इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन। असेक्सुअल क्या होता है, सिंगल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। असेक्सुअल मेथड क्या है रिप्रोडक्शन का, भाई रिप्रोडक्शन के 2 मेथड होते हैं, 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो असेक्सुअल होता है या सेक्सुअल होता है। जब 2 बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है तो हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब सिंगल बॉडी के अंदर कैपेसिटी होती है यंग वन को प्रोड्यूस करने की, पर लेकिन उसमें बदलाव नहीं आ पाता है, चेंजेस नहीं आता, ठीक है ना। जैसे अमीबा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पता है आपको, बाइनरी फिशन, ठीक है। और इर्रेगुलर, बाइनरी के अंदर भी क्योंकि अलग अलग टाइप्स होते हैं, इर्रेगुलर बाइनरी फिशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है, और आपका एक ट्रांसवर्सल बाइनरी फिशन होता है। तो जो अमीबा में इर्रेगुलर बाइनरी फिशन होता है, तो क्या उसमें चेंज आ पाता है? नहीं आता, क्योंकि सिंगल बॉडी के जरिए ही एक नई स्ट्रक्चर बन गई। लेकिन सोचिए अगर 2 बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है और एक नई बॉडी की फॉर्मेशन हो रही है, तो दोनों के 50-50% कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, और नए नए कैरेक्टर्स भी देखे जाते हैं, है ना, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी होती है एक इनहेरिटेंस की, क्लास 12 में थोड़ा डिटेल में है वो, तो वहां से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। पर फिलहाल आप याद रख सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें इवोल्यूशन होता है, उसमें बदलाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और जो असेक्सुअल मेथड है या असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिन ऑर्गेनिज्म में वो चलता है, तो उनमें इवोल्यूशन बहुत ही कम होता है या ना के समान होता है। थोड़ा बहुत भी जो चेंज आएगा ना, वो किस वजह से आएगा? सराउंडिंग की वजह से, माइनर सा चेंज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, अ वुमेन हैविंग ब्लड ग्रुप बी मैरी अ मैन हैविंग ब्लड ग्रुप ए। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा नहीं है ना आपके क्लास 10th के लेवल पर। तो कोई फीमेल जिसका ब्लड ग्रुप दिया हुआ है बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, और जो मेल पर्सन है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो कितना है? ए ब्लड ग्रुप, ठीक। तो बी ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप के बीच में आपको क्रॉस करना है, लेकिन इसका जो जीनोटाइप है वो हमें बताना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में 2 पॉइंट हमारे से पूछे जा रहे हैं। विच ब्लड ग्रुप इज डोमिनेंट, तो डोमिनेंट क्या है ब्लड ग्रुप, और रेसेसिव क्या है, ये चीज आपको पूछी जा रही है, डोमिनेंट पूछी जा रही है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि गिव जीनोटाइप ऑफ पेरेंट, पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा। पर क्यों पूछ रहा है भैया? क्योंकि देखिए सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, तो ए और बी ब्लड ग्रुप की जो कपल्स हैं, वुमेन्स का ब्लड ग्रुप, फीमेल बॉडी का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है बी, और मेल का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है ए। तो जब ये क्रॉस पैटर्न दिखाते हैं, मतलब एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वगैरह कंप्लीट होता है, तो 4 ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर इस केस में देखी जा रही हैं, 4 बच्चे हैं एक तरह से उनके, ठीक है। तो 2 जो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ, ठीक है। और एक बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? बी। और भाई चौथा बच्चा कहाँ गया? ये रहा। तो चौथा बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, ठीक। तो इसके लिए हमें एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा भैया ना, डायरेक्ट भी समझ सकते हैं पर लेकिन उससे थोड़ा मजा नहीं आएगा, करके देख लेते हैं एक बार इसको। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको पार्ट को हटा देता हूं। पैटर्न दिखा सकते हैं आप, जो फीमेल का ब्लड ग्रुप है बी ब्लड ग्रुप, और मेल का जो ब्लड ग्रुप है, ये फीमेल के लिए सिंबल होता है और मेल बॉडी के लिए ये होता है
कितना है, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। पेरेंट्स, पी मतलब पेरेंट्स। अब यहां पर आप पहले जीनोटाइपिक फॉर्म दिखाएंगे। बी ब्लड ग्रुप के लिए कितना, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए बी ब्लड ग्रुप के लिए इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें सभी जीनोटाइप को दिखाया हुआ है। 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। कार्ल एंड स्टीनर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था ब्लड ग्रुप सिस्टम मतलब एबीओ सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब देखिए बी ब्लड ग्रुप के लिए जो जीनोटाइपिक फॉर्म है वो क्या क्या दी जा सकती है। पहली पॉसिबिलिटी है आई बी, आई नोट, आई बी और आई बी। इसी तरीके से जो ए ब्लड ग्रुप है उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, आई ए, आई नोट और आई ए, आई ए। ये आई ए वो वाला नहीं है, आई ए एलिलिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी हैं बी ब्लड ग्रुप के लिए और दो ही पॉसिबिलिटी हैं ए ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। अब एक बात सोचिए आप, अगर हमने बी ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप के लिए इस वाले पार्ट को सेलेक्ट किया है ना, तो क्या क्रॉस पैटर्न के रिजल्ट में मतलब जो ऑफस्प्रिंग होगी क्या उनका ब्लड ग्रुप ये आ सकता है, ए बी ओ और दो बच्चे कहाँ थे, दो बच्चे कहाँ गए भाई, अच्छा दो बच्चों का ब्लड ग्रुप ओ और एक बच्चे का ब्लड ग्रुप बी और जो उनका जो फोर्थ बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप ए बी, क्या पॉसिबल है ये, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप इस वाले जीनोटाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये जीनोटाइप तो आप नहीं ले सकते, लेने को तो ले सकते हैं लेकिन ये रिजल्ट नहीं आ पाएगा ना। क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि भाई जो एक फैमिली है उसमें 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों का ब्लड ग्रुप आपको बता दिया कि 2 बच्चों का ब्लड ग्रुप कितना था, ओ ब्लड ग्रुप, और एक बच्चे का ब्लड ग्रुप बी था और जो फोर्थ बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। तो आप एक बात सोचिए ना, ओ कैसे आ जाएगा, मतलब ही नहीं है अगर आपने इस पैटर्न को लिया, मतलब एक समझने वाली बात, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा और लास्ट में कमेंट जरूर करके बताइएगा प्लीज कि क्या ये 5 क्वेश्चन 20+ क्वेश्चन की बराबरी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा बिना स्किप करके, टाइम थोड़ा आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और तो आपको सारा 5 क्वेश्चन समझने के बाद क्या ऐसा लगा कि हाँ भाई हमने तो 20 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है ना, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए मान लीजिए आपने ये वाले जीनोटाइप का इस्तेमाल किया है ना। अब आप सोचेंगे कि भाई जो प्रोजेनी है उसमें तो ओ ब्लड ग्रुप उनका आना चाहिए था किसी एक बच्चे का, जो 4 प्रोजेनी आप देखेंगे तो उसमें से एक का ब्लड ग्रुप ओ होना चाहिए, पर यहां तो ओ आने वाला नहीं है, इसका मतलब उनका नहीं है। सोचिए ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई। इसीलिए ये जीनोटाइप जो होते हैं हर एक ब्लड ग्रुप के लिए वो आपको मालूम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप थोड़ा श्योरिटी से कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इस तरह से कंडीशन में ये रिजल्ट आ सकता है, ठीक है ना। अब हम इस वाले जीनोटाइप का इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, कि क्या ये बच्चे जो हैं उन्हीं के हैं या जो भी, ठीक है। चलिए चेक करके देखते हैं एक बार। आई बी, आई नोट, आई ए, आई नोट, ठीक है। अब आप इसमें क्रॉस पैटर्न दिखाएंगे तो आई ए, आई बी, जिस पैटर्न में ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं ना तो उसी के हिसाब से आप इसको लिख देंगे, वो शुरू में लिखे हैं बाद में उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आई बी, आई नोट, नेक्स्ट आई ए, आई नोट और लास्ट आई नोट, आई नोट। अब एक बात सोचिए कि इसके बेस पे ये देखिए 4 पॉसिबिलिटी आ गई ना, तो इसके बेस पे क्या ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बी। तो भाई ये तो खुश हो गया कि हाँ भाई ये तो मेरे ही मम्मी पापा है ना, ठीक है। अब सोचिए इसके बारे में, इससे क्या ब्लड ग्रुप जनरेट हो रहा है, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो बी वाला कहाँ गया भाई, ये भी बहुत खुश हो गया, हाँ भाई ये भी है ना, ठीक है, ये भी बहुत खुश हो गया। अब इससे क्या जनरेट हो रहा है, ए ब्लड ग्रुप, और इससे क्या जनरेट हो रहा है, ओ ब्लड ग्रुप,
ठीक है। तो ये चारों बच्चे उन्हीं के हैं, वो तो मैं आपको एक समझाने के लिए बात बोल रहा था। लेकिन सोचिए अगर क्या हम इस जीनोटाइप को लेकर चलते और ये पॉसिबिलिटी आ सकती थी? नहीं आ सकती थी। तो इसीलिए हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन, साइंस मतलब क्या है? टू नो, जानना, जागरूकता रखना। तो कम पढ़ के कैसे काम चल सकता है? पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि 10th का क्वेश्चन ले रहे हैं आप 12th के टॉपिक का जिक्र करने लगे, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं आपसे। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से सबका अपना अपना मानना है, पर मेरा मानना यह है पर्सनली कि भाई आप किसी भी क्लास में हो, आप 8th में, 9th में, 10th में, 11th, 12th, जिस भी क्लास में आप हैं, तो उस क्लास का शुरू से लेकर और लास्ट तक सारा पढ़िए, आप फुल डिटेल में पढ़िए। अगर टॉपिक आ रहा है ब्लड ग्रुप सारा निपटा दीजिए। पर ऐसा नहीं कहा कि ब्लड ग्रुप आ रहा है और आरएच फैक्टर आपके कोर्स में नहीं है तो आप आरएच फैक्टर को भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। ब्लड ग्रुप पढ़िए आप, ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करके चलता हूं कि क्वेश्चन का नंबर भले ही कम रहे किसी भी वीडियो में, पर लेकिन उस क्वेश्चन के आसपास की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। फिर भी कोई टॉपिक में डाउट होता है तो आप बिल्कुल फ्रीली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की और उस पर वीडियोस के जरिए समझाने की, जैसे भी कम्युनिटी पोस्ट पर आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर जो पार्ट्स पूछे जा रहे थे, गिव द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट, है ना, तो वो हमने क्लियर कर लिया है कि ये जीनोटाइप है। विच ब्लड ग्रुप इज डोमिनेंट, कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है? तो देखिए डोमिनेंट वैसे तो ऐसा इसमें कुछ नहीं लिया जाता, पर फिर भी आप जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, इसको आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप आप डोमिनेंसी पार्ट में डाल सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप खुद से भी करके देखेंगे, बल्कि आप ट्राई भी कर सकते हैं कि भाई मदर का ब्लड ग्रुप आपको मालूम है, फादर का ब्लड ग्रुप मालूम है, तो आप एक पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। पर हाँ, उससे पहले जीनोटाइप वाला सिस्टम जरूर पढ़ लेना, आप चेक कर लेना वीडियोस की फॉर्म में, या हमारी वेबसाइट से भी आप नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से भी आप डिटेल ले सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द वर्क ऑफ जेम्स वॉटसन एंड क्रिक। देखिए वॉटसन एंड क्रिक वो साइंटिस्ट थे, ये वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। इसके लिए तो देखिए डायग्राम बनाना ही बेस्ट रहेगा। चलिए जल्दी से डायग्राम बनाते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि किस तरह से बनाया जा रहा है ना। ठीक है, हाँ सही है। अब इसमें जो दूसरी लाइन है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, दो स्ट्रैंड नहीं, स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो दो स्ट्रैंड के मिलने से बना होता है। आप ध्यान से नोटिस करना कि कैसे इसकी शुरुआत की जा रही है, ये इस तरीके से, फिर यहाँ से बेंडिंग लेकर ये ऐसे। ये बराबर बराबर पैटर्न नहीं बनाने होते हैं ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है। अब ये जो दो स्ट्रैंड है ना, इसमें एक 5' और दूसरा 3', जो इसका एंडिंग पॉइंट होगा, ये जो स्ट्रैंड है ना, जैसे मान लीजिए आपने 5 वाले को नोट किया कि 5 चल रहा है ये, और जहाँ पर ये टर्मिनेट होगा वो 3' बोलते हैं वैसे तो उसको, बाकी आप डैश भी कह सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो 5' से फिर 3', और ये 3' से शुरू हो रहा है, तो जहाँ टर्मिनेट होगा उस पर क्या सिंबल डालेंगे आप? 5, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? एंटी पैरेलल होती है। दोनों स्ट्रैंड कैसे रन करते हैं? एंटी पैरेलल रन करते हैं। शॉर्ट में आप इस तरह से दिखा सकते हैं सिंबल्स के जरिए, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, क्लियर। और यहाँ पर आप बल्कि ये भी डाल दीजिए सिंबल, 5', 3', और ये 5' और ये 3', क्लियर। तो एंटी पैरेलल रन करता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड। एक पॉइंट ये हो गया हमारा, ठीक है। हेलिक्स कहां से कहां तक है? हेलिक्स, है ना, डीएनए का जो 1 हेलिक्स होता है वो कहां से कहां तक है, ये देखना है हमें। देखिए यहां से ले लेते हैं हम इसको, यहां से लेकर और यहां तक, ये 1 हेलिक्स होता है। कितना है? 1 हेलिक्स, ठीक है। अगर इसकी मेजरमेंट की बात की जाए, भाई इसकी मेजरमेंट कितनी होती है, तो आप बताएंगे 34 एंगस्ट्रॉम। अब आप सोच रहे हो एंगस्ट्रॉम क्या है, इसका रिलेशन मैं साइड में लिख देता हूं, बल्कि इस तरह के रिलेशन बहुत बेसिक, बहुत ज़्यादा काम आते हैं जब आप क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करते हैं ना, तो फंडामेंटल्स ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्लियर होने। फंडामेंटल मतलब बेसिक, फंडामेंटल मतलब बेसिक चीज़ें, है ना। तो
1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इससे रिलेट कर दिया है इसको मीटर से। तो मीटर तो आप जानते ही हैं ना, लेंथ की यूनिट होती है। तो एंगस्ट्रॉम भी लेंथ की ही यूनिट है, पर बहुत छोटे लेवल पर है ना, स्मॉल लेवल पर। तो 1 हेलिक्स इज इक्वल टू कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। अब 1 हेलिक्स के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 1 2 3 4 5। फिर इसके सामने 1 2 3 4 5। अब आगे, क्योंकि ये एक टर्न नहीं है, ये देखिए इस तरह चल रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो एक टर्न तो यहां पर कंप्लीट हुआ है ये पूरा, फिर उसके बाद फिर से रिपीटेशन हो गया। देखिए ये वाली स्टार्टिंग है ना, यहां पर फिर से ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये चीज देखिए ऐसे, ये वाली चीज, तो ये इससे मैच करता है ना। तो ये 1 हेलिक्स है। तो आप बल्कि अगर कोई पूछता है तो आप ये भी बोल सकते हैं डिफाइन के तौर पर कि ये माइनर ग्रूव होता है, कम गहराई। एक ही सीक्वेंस में या एक ही साइड दो माइनर ग्रूव के बीच में या दो मेजर ग्रूव के बीच में जो लेंथ होती है उसको 1 हेलिक्स कहते हैं, जिसकी मेजरमेंट कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो चलिए खैर यहां पर भी बना लेते हैं। 2 3 4 और ये 5। सेम ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये इस तरीके से 10 बेस पेयर होते हैं। अगर आप टोटल देखते हैं तो 20 बेसिस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में, शायद थर्ड या सेकंड क्वेश्चन पर जिक्र आ रहा था कि डीएनए की कंपोजिशन, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में जिक्र था कि भाई कंपोजिशन क्या होती है डीएनए की। तो हाँ मैंने आपको बोला था ना 4 तरह के बेस होते हैं, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, मतलब ATGC शॉर्ट में। तो वही सिंबल्स मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। देखिए मान लीजिए A है, फिर से A आ रहा है, TGC। वो सबकी सीक्वेंस अलग अलग होती है। मेरे डीएनए की सीक्वेंस अलग है, आपके डीएनए की सीक्वेंस अलग होती है, और कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं जिनके डीएनए की सीक्वेंस 100% सेम हो। ठीक है ना। तो अब एक साइड हमने लिख दिया है, इसके सामने जो हम बेस लिखेंगे उसका एक नियम होता है। वो रूल क्या है? चलिए वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन हमारा कवर हो जाएगा। A से हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा T जुड़ता है और G से ट्रिपल बॉन्ड के जरिए C जुड़ता है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज नहीं होना। मान लीजिए यहाँ पर C लिखा है तो आप G लगा देना दूसरी साइड। ठीक है, ये एरविन चेरेगेफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था ये जो बॉन्डिंग सिस्टम है कि कौन सा बेस किससे जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये एक और चीज, एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको कि भाई बेसिस के अटैचमेंट को लेकर जो रूल था वो किसने दिया था? एरविन चेरेगेफ ने, है ना। और A कितने बॉन्ड के जरिए जुड़ता है? T के साथ डबल बॉन्ड के जरिए। G कितने बॉन्ड के साथ कितने बॉन्ड के जरिए जुड़ता है? C से ट्रिपल बॉन्ड के जरिए। ये चीज भी क्लियर हो गई, एक और क्वेश्चन आ गया ना। ठीक है, तो चलिए खैर अब इसके सामने T, यहां पर भी T आएगा, यहां पर A आ जाएगा, C और ये G। अब यहां पर हमने लिया A T T C G, यहां पर T A A G और C। अब हमें इसमें बॉन्डिंग दिखानी है। ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाना होता है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। क्या क्या पॉइंट आपको मालूम हो गए हैं? डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। सेकंड पॉइंट, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल रन करते हैं, सिंबल्स आप दिखा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, डीएनए की जो ये होता है 1 हेलिक्स, है ना। 1 हेलिक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, ये 1 हेलिक्स की मेजरमेंट कितनी होती है? अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं आप। 1 हेलिक्स की मेजरमेंट आप बताएंगे 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसके अंदर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट, मतलब 20 बेसिस होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट बनाएंगे कि भाई दो सीक्वेंस में आने वाले माइनर ग्रूव या दो सीक्वेंस में आने वाले मेजर ग्रूव की जो लेंथ होती है, उस बीच की जो लेंथ होगी। डीएनए के किसी एक साइड दो सीक्वेंस में आने वाले माइनर ग्रूव हो या दो सीक्वेंस में आने वाले मेजर ग्रूव, उनकी जो बीच की लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 हेलिक्स कहते हैं। ये साथ में एरविन चेरेगेफ का एक पॉइंट और बना देंगे कि भाई कौन सा बेस किससे जुड़ता है, ये चीज यहां पर बताई जा रही है। एक लास्ट चीज, डीएनए का डायमीटर। डायमीटर के लिए आप देखिए मैं थोड़ा लाइन डाल देता हूं यहां पर। ठीक है, और ये आपका यहां पर इस तरीके से। तो
कि जो डीएनए का डायमीटर है ना, ये कितना होता है, इसको कहा जाता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना? 20 एंगस्ट्रॉम डीएनए का डायमीटर हुआ है। क्लियर? तो आई थिंक आपको डीएनए की स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी, 10th लेवल के अकॉर्डिंग इतना काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, एक खास चीज़ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो आप सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सपोर्ट मिलती है। और आज के वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि आपने जो वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखी है, कहने के लिए तो 5 क्वेश्चन थे, पर क्या सच में ये क्वेश्चन, मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, आप इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके कमेंट में डालिएगा कि क्या ये 10 क्वेश्चन की बराबरी कर रहे हैं, क्या ये 20 क्वेश्चन की बराबरी कर रहे हैं, या 30+ क्वेश्चन की बराबरी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के डिटेल के साथ। साइंस वर्ल्ड चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।